हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का 2019 का मैथ का पेपर। ठीक है, 2016, 17, 18 का मैंने आपका पेपर जो है मैथ का वो आपका सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो आज हम 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था अपवर्त और अपवर्तक क्या होते हैं। ठीक है, तो जो अपवर्तक होते हैं वो क्या होते हैं, 9 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो संख्याएं 9 को विभाजित करेंगी वो 9 की अपवर्तक होंगी, और 9 जिसको विभाजित करेगा, ठीक है, वो 9 के अपवर्त होंगे। मतलब 9 के पहाड़े में जो आएंगे वो 9 के अपवर्त होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे कि 1, 9, 11, देखिए 11 9 से डिवाइड तो नहीं होता, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9, 9 के पहाड़े में 9 आता है, 18 भी आता है, 9 तियाँ 27, 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, अपवर्त और अपवर्तक समझ में आ गए। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, और हर बार आपका अपवर्त और अपवर्तक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन, अभाज्य संख्याएं फिर से आ गई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से कटती हैं। ठीक है, जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, और किसी अन्य से नहीं कटती हैं, वह हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, सिर्फ एक से कटेगी वो संख्या, और अपने आप से कटेगी। ठीक है, स्वयं से कटेगी। तो यहाँ पे देखिए 31 एक से कटता है और 31 स्वयं से कटता है, तो यहाँ पे ये तो अभाज्य है। लेकिन 33 देखिए, एक से भी कटेगा, 33 अपने आप से भी कटेगा, और 11 के पहाड़े में भी 33 आता है। तो यहाँ पे 33 जो है वो आपका क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही हमारा 33, देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे आपका हो गया 31 और 37। तो देखिए 37 है वो आपका किससे कटता है, किसी से नहीं कटता, अपने आप से कटता है और एक से कटता है। तो 31 और 37 यही क्या होंगी, दोनों संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो 31 और 39, अब देखिए 39 है, ये 3 से भी कटता है, एक से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है, और 13 के पहाड़े में भी 39 आता है, 13 तियाँ 39। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। देखिए अब हमें अगर इस टाइप से दे रखी हैं संख्याएं, मतलब संख्याएं दे रखी हैं हमें और उनका मासा भी दे रखा है, संख्याओं मतलब अनुपात में दी हुई हैं। अभी हमें संख्याएं पता नहीं है, लेकिन अनुपात में दी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, संख्याएं निकालने के लिए ये जो दी हुई संख्या है, ठीक है, इसको क्या है, मासा से गुणा कर देंगे। अब हम इसकी मासा से गुणा करेंगे इसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36। तो हमारी संख्याएं निकल के आ जाएंगी 12, 24 और 36। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं। अब देखिए कक्षा में 30 बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं 30, 80%, 80% बच्चे क्या है पास हो गए, तो 30 का 80% निकाल देंगे हम, 30 का 80%। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0, ये वाला 0 से ये 0 कट गया, 3 अट्ठे 24। तो 30 में से 80% बच्चे क्या हैं, पास हैं। ठीक है, पास हैं ये बच्चे, तो 24 बच्चे आ गए, बच्चों की संख्या कितनी आ गई 24, जो क्या है पास हैं। ठीक है, तो 24 बच्चे हुए पास। अब देखिए ऑप्शन हमारा ए 24 राइट हो जाएगा। अगर हमसे फेल पूछता तो हम क्या करते, बताइए जरा। अगर हमसे फेल पूछता तो हम 23 में टोटल बच्चों में से पास वाले बच्चे घटा देते। टोटल बच्चों में से, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये टोटल बच्चे कितने हैं आपके 30, ठीक है, और पास वाले हैं आपके 24, तो 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बच्चे जो आ जाते वो आपके फेल वाले आ जाते। आ गई बात समझ में। तो देखिए ये वाला हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
80 का 18% का भिन्न रूप होगा। अब बताइए 18% का भिन्न रूप, मैंने आपको कल ही ये क्वेश्चन बताया है कि हम ये कैसे करते हैं। बताइए आप लोग, क्या कल मैंने बताया था ना 18% मतलब प्रतिशत हम रूप कैसे निकालते हैं, भिन्न को कैसे बदलेंगे उसको। देखिए प्रतिशत का मैंने कल ही मतलब बताया, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो हमें 18% को बदलना है, तो हम यहाँ पे 18/100 लिख सकते हैं इसको। 18/100 लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, 2 ने 18, 2 पंजे 10 और ये 0, तो कितना आ गया 9/50। अब ऑप्शन देख लीजिए, ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी है हमारा 9/50। तो ये क्या है, हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारे आ गए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, हमारे वस्तुनिष्ठ जो थे, बहुविकल्पीय थे, वो हो गए हमारे। अब हमारे आ गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब देखिए क्या है ये, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99। 99 के बाद क्या आता है, 100। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से पहले कोई ऐसी संख्या है जो तीन अंकों की भी हो और छोटी भी हो। सबसे छोटी संख्या तो 100 है ना, 100 से पहले 99 आता है, वो 2 अंकों का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 100। देखिए सबसे छोटी संख्या पूछे या फिर सबसे बड़ी संख्या पूछे, तो हमें कैसे करना है। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, 2 अंकों की पूछे तो 2 बार 9, 3 अंकों की पूछे 3 बार 9। और अगर हमसे सबसे छोटी पूछे, सबसे बड़ी पूछेगा तो उतनी बार 9 लिख देना है, सबसे छोटी पूछेगा तो 1 लिखना है और उसके आगे 0 लिख देना है, जितने भी। तो यहाँ पे 3 अंक की पूछी थी तो 1 लिख दिया, 2 0 लगा दिया, ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है, तो व्यास हमें दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमें, व्यास हमें दिया हुआ है। अब बताइए व्यास, व्यास बराबर कितना दे रखा है हमें, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या होता है। तो यहाँ से अगर त्रिज्या बराबर होगा तो त्रिज्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास बटे 2 लिख सकते हैं, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास कितना है 35/2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, वृत्त का परिमाप। ठीक है, वृत्त का परिमाप निकालना है, तो बताइए वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, बताइए 2πr। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, वृत्त का परिमाप है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। ये आपको याद करने हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान हमारा कितना है 35/2। यहाँ 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 7 पंजे 35 होते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया 22 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 110 सेंटीमीटर। ये क्या आया है, ये आ गया हमारा परिमाप निकल के। ठीक है, 110 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24/7 को दशमलव में बदलिए। अब देखिए 24/7 को दशमलव में बदलना है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। 24/7, तो इसको भाग दे दीजिए 7 से, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, कितना बचा 3 बचा। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं काट मिला है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24 को भाग दे दीजिए 7 से, तो 7 तियाँ 21, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28। ठीक है, फिर यहाँ 2 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 3.42, 3.42, 3.42 ये आ गया हमारा दशमलव में। ठीक है, बदल लिया हमने दशमलव में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। अब देखिए ये एक तल है। ठीक है, ये एक तल है, मैंने क्या करा, यहाँ पे एक रेखा खींच दी, ये मैंने एक रेखा खींच दी। अब ये पूछ रहा है कि इस रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कितने बिंदु हो सकते हैं। आप लोग सोचिए जरा कितने हो सकते हैं।
1 2 3 4 5 6 7। क्या मैं ये कह दूं कि 7 बिंदु हो सकते हैं? नहीं, मैं चाहूं तो कितने भी बिंदु यहाँ लगा सकती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तल में कितने, इसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो एक तल में कितने बिंदु हो सकते हैं? एक तल में स्थित जो रेखा है ये वाली, इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत। ठीक है, अनंत बिंदु हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अनुपात बड़ा है? अब देखिए, कौन सा अनुपात बड़ा है? अब हमें ये कैसे पता लगेगा? तो 2:3, 2/3 है, इसको 2/3 लिख सकते हैं। और ये हमारा 5/8। अब ये पूछ रहा है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो देखिए, अगर हम इसके हर को समान कर लें तो हम पता लगा सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन सा है। तो हर कौन सा होता है? नीचे वाला। देखिए, नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाला अंश होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं 3 अट्ठे 24, 8 तियां 24, अगर मैं इसमें 8 से गुणा करूं और इसमें 3 से गुणा करूं तो यहाँ पे मेरे हर समान हो जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या करूंगी? 8 से गुणा कर दूंगी अंश और हर में, और यहाँ क्या करूंगी? 3 से गुणा कर दूंगी अंश और हर में। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 5 तियां 15, 8 तियां 24। अब देखिए, हमारे हर समान हो गए। 24 है, ये भी 24 है। अब हमें ऊपर वाला देखना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 15 और 16 में से 16 बड़ा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा अनुपात बड़ा हो जाएगा? 16/24। और 16/24 क्या है? 2:3। तो 2:3 है, वो हमारा क्या है? बड़ा अनुपात है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके? ये पूछ रहा है। तो देखिए, कितने थे उसके पास कप? कप की जो संख्या है वो कितनी है? 60। ठीक है, बिक कितने गए? 40। कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत बिके, ये पूछ रहा है हमसे। कितने प्रतिशत बिके? तो यहाँ पे देखिए, 40 बिके, कितने में से बिके? 60 में से। ठीक है, गुणा कितने प्रतिशत? तो 100% निकालते हैं हम। देखिए, 40 कप बिके हैं। ठीक है, कितने में से बिके हैं? 60 में से बिके हैं। इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, और ये क्या है? 1 0 लग गया। तो यहाँ पे 20 और 10 की गुणा कितनी हो जाएगी? 200/3। 200 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 छक 18, 3 छक 18, पॉइंट लगाएंगे, 3 छक 18, तो यही हमारा आता रहेगा 66.66%। ठीक है, तो हमारे कुल कितने प्रतिशत कब बिके? 66.66%। आ गई बात समझ में? ये हो गए हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सिंप्लीफिकेशन आ गया। देखिए, बॉड मास मैंने बताया था आपको कैसे करना है, बॉड मास से करना है। ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा हमें क्या करना है? बॉड मास से करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब देखिए, ये कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मझली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 18 - 14 प्लस 16 - 18 में से 5 गए, कितना बचा बताओ? 13 बचा। ठीक है, ऐसे ही हमें सबसे छोटी ब्रैकेट सॉल्व करना है पहले, फिर उससे बड़ी ब्रैकेट। 16 माइनस, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। 18 - 14 प्लस 16 में से 3 गए तो कितना बचा? 3। सॉरी, 16 में से 13 गए तो कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 18 माइनस ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 3। ठीक है, अब देखिए, 18 माइनस 14, 14 और 3 कितने हो गए? 18। सॉरी, 14 और 3 हो गए 17। ठीक है, 4 और 3 7 और 1। ठीक है, 17 हो गए, 14 और 3, 18 ब्रैकेट खोलेंगे, 18 माइनस 17, 18 में 17 का कितना बचा? 1। 1 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है,
अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कितनी बार आया है। मैंने कल की वीडियो में भी आपको यही बताया था कि कोड कैसे बनाते हैं, परसों भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद इसको केंद्र मानकर यहाँ से इसको आधार मानकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ इसको आधार मानकर यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ एक चाप लगाएंगे, फिर इधर प्रकार की नोक रख के यहाँ एक चाप लगाते हैं, इधर प्रकार की नोक रख के यहाँ पे एक चाप लगाते हैं, फिर इसको सीधा मिला देते हैं। ये जो होता है हमारा वो होता है 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। मैंने आपको पेन से बना के बता दिया है, आपको प्रॉपर पटरी प्रकार की सहायता से बनाना है। समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने 300 रुपए में रेडियो खरीदा, ठीक है। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, ठीक है। अब देखिए राम ने 300 रुपए में खरीदा, तो खरीदा क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है हमारा 300 रुपए, ठीक है। कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो प्रतिशत लाभ दे रखा है हमें, कितना है, 20%। अब देखिए प्रतिशत लाभ हमें दे रखा है, अगर हम लाभ निकाल लें तो हमारा विक्रय मूल्य भी निकल आएगा, ठीक है। अगर हम लाभ निकाल लें तो हमारा विक्रय मूल्य भी निकल आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रतिशत लाभ होता है हमारा, बताइए क्या होता है, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य बटे 100, क्रय मूल्य बटे 100। देखिए हम जो प्रतिशत लाभ निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं ना, क्रय मूल्य पे निकालते हैं हम लाभ। तो देखिए प्रतिशत लाभ का हमारा फॉर्मूला होता है, सॉरी क्रय मूल्य नहीं होगा, ऊपर लाभ बटे क्रय मूल्य, ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, प्रतिशत लाभ हमारा कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, ठीक है, 20% है यहाँ पे। और ये क्या है हमारा क्रय मूल्य। तो अगर हम क्रय मूल्य को यहाँ ले जाएंगे तो हमारा कितना, इधर ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 300 रुपये हो गए इधर, और ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है, बराबर लाभ। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट गए, 20 दिया कितने हो गए, 60। तो लाभ हमारा कितने निकल के आ गया, 60 रुपये, ठीक है। लाभ हमारा 60 रुपये निकल के आ गया। अब उसने यही तो पूछा था कि हम कितने रुपए में बेचें कि 20% का लाभ हो, ठीक है। तो जो हमारा लाभ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से जब हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो लाभ हमारा 60 रुपये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है, ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, माइनस क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हमारा 300 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 60 प्लस 300 बराबर विक्रय मूल्य। तो 300 में से 300 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 360, ठीक है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 360। अगर हम 360 रुपये में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 रहे। अब देखिए शेषफल हमें दे रखा है और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या में हम मासा निकालते हैं। तो यहाँ पे इतना शेष बचे तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से ये संख्याएं घटा देंगे, जिससे क्या है बाद में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यही शेष प्राप्त हो, ठीक है। तो 49 माइनस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा, 49 में से 1 जाएगा तो 48 बचेगा, 59 माइनस 3, तो यहाँ पे ये कितना बचेगा, 9 में से 3 गए 6, 56, 109 माइनस 5, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 104। अब देखिए ये तीनों संख्या आ गई, तो इनमें से वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो क्या है, इनको भाग देने पर यही प्राप्त हो, ठीक है, और शेषफल ये बचे, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 56 को डिवाइड कर देंगे 48 से, तो 48 दूनी ज़्यादा हो जाएंगे, 80 से ऊपर जाएगा तो एक बार देंगे, 48 एक कम 48,
16 में से 8 गए, 8 बचा आपका 48, 8 छंग 48। ठीक है, 8 आ गया ये। ठीक है, अब हमारी कौन सी संख्या रह गई, 104 रह गई। तो हम 104 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं 8 से। अगर इसने 8 ने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया 104 को, तो हमारा मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 8 एक कम 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा 4, 8 तिया 24। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 8 है। आ गई बात समझ में। तो ऐसे निकालते हैं हम। पहले अगर हमें शेष दिया रखा है कि इतना इतना शेष बचे, तो पहले हम उसको शेष को क्या करेंगे, उसमें से डिवाइड करेंगे। उसके बाद जितनी संख्या बचेगी उसका हम क्या कर लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो मासा जो हमारा निकल के आएगा वही हमारी संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a बराबर -2 दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है और a का मान हमें -2 दे रखा है। तो a का मान हम क्या करेंगे, इस वाली समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पे 5 a की जगह क्या रखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 4 a की जगह रखेंगे -2, फिर ये -2 5। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, और माइनस का जब स्क्वायर करेंगे अंदर माइनस हो और घात सम हो तो क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। और अगर घात विषम हो तो क्या होता है, वो माइनस ही रहेगा। समझ में आ रही है। तो 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -2। 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10। ठीक है, 20 में से 10 गया तो कितना बचा, 10। तो यही हमारा आंसर आ गया 10। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, अब देखिए चित्र क्या दे रखा है हमें, ये एक वृत्त दे रखा है और उसमें क्या है, ये एक ट्रायंगल टाइप का दे रखा है। ठीक है, और हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, हमें उनका जवाब देना है, कि उनका आंसर लिखना है कि हमें ये इसमें ये चीज़ क्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखो। ठीक है, 3 त्रिज्याओं के नाम लिखना है। किसमें से, अब इस चित्र में से देख के लिखना है। अब देखिए मैंने बताया था त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो केंद्र क्या है हमारा, O है, केंद्र O है, और ये है आपकी परिधि, ये पूरी जो होती है बाहर वाली, ये परिधि कहलाती है। मैंने आपको कल भी बताया था ये बात। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो क्या है, आपकी त्रिज्या कहलाती है। तो 3 त्रिज्या का नाम लिखना है। तो हम एक तो ये लिख सकते हैं OA, ये भी हमारी त्रिज्या है। OC लिख सकते हैं हम। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी। और एक त्रिज्या ये है OB। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 त्रिज्याओं के नाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 जीवाओं के नाम लिखिए। अब देखिए मैंने जीवाएं आपको बताई थी क्या होती हैं। ठीक है, परिधि के 2 बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, या वृत्त के किनारों को जो दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी जीवा कहलाती है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक परिधि पे ये वाला बिंदु है, एक ये वाला बिंदु है, तो ये ए बी हो जाएगी एक जीवा। एक हो जाएगी हमारी ए सी जीवा, और एक क्या है हमारी सी बी। ठीक है, 3 जीवाओं के नाम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, वृत्त के व्यास के नाम लिखिए। वृत्त के व्यास का नाम, तो वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो ये त्रिज्या है, इसका ये दुगना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, हमारी व्यास कहलाती है। तो ये व्यास क्या है हमारा AC। ठीक है, वृत्त का केंद्र बताइए। तो वृत्त का केंद्र क्या है, O। ये जो है वृत्त का जो बीच का बिंदु होता है वो केंद्र होता है। तो वृत्त का केंद्र है हमारा O। ठीक है, समझ में आ गया इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। सलमा अपनी बहन रेशमा से, तो रेशमा की आयु कितनी है, रेशमा की आयु नहीं दे रखी है, तो रेशमा की आयु लिख दे पहले हम। ठीक है, रेशमा की हम आयु मान लेते हैं x वर्ष। रेशमा की आयु बराबर x वर्ष। सलमा की आयु
सलमा कितनी बड़ी है अपनी बहन से? सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो रेशमा है रेशमा कितनी है? x वर्ष है। तो सलमा क्या है? 10 वर्ष बड़ी है इससे, तो x प्लस 10 हो जाएगा। x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले मतलब 4 वर्ष पहले को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? x माइनस 4, ठीक है, बराबर x प्लस 10। इसमें से भी क्या है? 4 घटा देंगे, ठीक है। 4 वर्ष पहले, समझ में आ रहा है? रेशमा की आयु देखिए, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, जी सलमा की जो आयु है रेशमा की आयु की दुगनी थी, ठीक है। रेशमा की आयु की क्या थी? दुगनी थी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x माइनस 2 चौक 8, x प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गया 6, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं, ठीक है। अब चर वाली राशि जो है एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पे x इधर आ जाएगा, माइनस का x, क्योंकि इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 6 ये माइनस का है, इधर आ जाएगा तो प्लस का। 2x में से एक x गया तो कितना बचेगा? x बचेगा, ठीक है। 2 में से एक गया तो एक बचा ना। 8 6 कितने होते हैं? 8 6 होते हैं 14, ठीक है। तो x बराबर 14 वर्ष आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या था? रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सलमा और रेशमा की दोनों की पूछी है, ठीक है। तो रेशमा की आयु कितनी आ गई? रेशमा की आयु बराबर x कितनी आई? 14 वर्ष। और सलमा की आयु x प्लस 10, x कितना है? 14 प्लस 10, 14 और 10 28, 14 और 10 24, 14 और 10 कितना हो गया? 24 वर्ष। तो सलमा की आयु कितनी आ गई? 24 वर्ष। और रेशमा की कितनी आ गई? 14 वर्ष, ठीक है। तो 2019 का ये पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। 18 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपके सारे सेट आपके सॉल्व करवा दूंगी इसी टाइप से, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।